अभी किरण चौधरी का बयान आया है कि जो कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं रंजिश निकाली गई टिकटों के बंटवारे में, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, उसके आसपास वाराणसी क्षेत्र की 12 सीटें कहलाती हैं लोकसभा की। उस 12 में से 9 सीट बीजेपी आ गई। एक क्षेत्रीय दल जो सरकार में रहे 4.5 साल 4.5 साल तक, उप मुख्यमंत्री का पद भी उसी दल को मिला हुआ था, उनको मात्र 0.87% वोट मिला है, मतलब 1% भी वोट नहीं मिला। इसमें बीजेपी की सीटें आने में एक बहुत बड़ी भूमिका, कुछ ही कह लीजिए, मोदी जी के नाम की रही है, लेकिन असेंबली में मोदी जी के नाम का कोई वोट नहीं होगा। पूर्व में सांसद रहे बृजेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस नेता हैं, सबसे पहले ऐसे सांसद थे जो उस समय भाजपा छोड़कर कांग्रेस के अंदर गए थे, और ऐसे में उनके साथ राजनीतिक चर्चा करते हैं। आखिर आजकल जो कई मुद्दे हैं सर, उनको लेकर घमासान है। अभी किरण चौधरी का बयान आया है कि जो कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं रंजिश निकाली गई टिकटों के बंटवारे में, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? नहीं, देखिए, टिकटों का जो चयन है उसकी वैसे तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। पहले स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, वो फिर नाम भेजते हैं, फिर वो जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है CEC, उसके पास जाते हैं, और उसके बाद फिर टिकटों का निर्धारण होता है। लेकिन पार्टी है, टिकट तो एक को मिलनी है, एक सीट से कई उम्मीदवार रहते हैं हर सीट के ऊपर, और इसमें तो कोई शक नहीं कि श्रुति जो हैं, श्रुति चौधरी जी, वो अपने पहले सांसद भी रही हैं और एक सशक्त उम्मीदवार तो थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पार्टी ने अपने विवेक में जो किया, उन्होंने सारे हालात देखकर किया होगा, तो उस नाते हो सकता है किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का कोई ग्रीवेंस हो, लेकिन चुनाव हो चुका, चुनाव का नतीजा आ चुका। मेरे ख्याल से उसके बाद उस चीज़ के ऊपर तो अब उस अध्याय को ख़त्म करके अब तो आगे की जो विधानसभा की तैयारी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी, रणजीत चौटाला अभी भी अपने पद पर बरकरार हैं, ऐसे में विवादित हो चुके हैं, बयान आ रहे हैं बार बार हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मेरे ख्याल से MLA तो अब वो नहीं है। नहीं, हाँ, लेकिन मंत्री पद जो है वो आदमी MLA ना होके भी 6 महीने तक तो रह सकता है जी। सो उस नाते अगर वो MLA हैं और मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस उन पे है, तो 6 महीने का प्रावधान तो कानून में है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो MLA ना हो तो भी वो मंत्री रह सकता है। 6 महीने में चयनित होना ज़रूरी होता है। तो वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो जब कोई दूसरा इलेक्शन लड़े, दूसरी पार्टी से लड़े, तो उसके बावजूद भी वो जो अपनी पुरानी वाली चीज़ है उसको पकड़ के बैठे रहें। तो उस नाते अगर अभी भी वो मंत्री हैं, तो मुझे कानूनन तो नहीं पता, मेरी जानकारी में वो गलत नहीं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनका जो वोट मार्जिन है जीतने का वो बहुत कम रहा, 1.5 लाख के नियर अबाउट रहा। तो ऐसे में इतना कम वोट जाना किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी का खुद का नहीं, पूरा बीजेपी का जो यदि आप देखेंगे, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश जो हमारे देश की सबसे बड़ी स्टेट है और जिसके लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो सबसे बड़ी शिकस्त तो बीजेपी को मिली है, वो यूपी से मिली है। और ख़ास तौर पर जो पूर्वांचल का जो इलाका है, वहाँ तो बहुत भारी जीत हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उनकी। और जो आपने मोदी जी का जिक्र किया, ये चीज़ तो सारे विशेषज्ञ भी और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि क्योंकि उनका जो दर्जा था, एक जो लार्जर देन लाइफ का दर्जा उनको दिया हुआ था, सो उस नाते 4.5 पौने 5 लाख से शायद वो पिछली बार जीते थे, और इस बार वो जीत घट के 1,50,000 या 52,000 पे आ गई। तो वो तो एक उनके लिए सोचने का विषय है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो वाराणसी, जो प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, उसके आसपास वाराणसी क्षेत्र की 12 सीटें कहलाती हैं लोकसभा की। उस 12 में से 9 सीट बीजेपी आ गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि धर्म के नाम की जो एक राजनीति हो रही थी, जो ये सोचा जा रहा था कि काशी विश्वनाथ का
जीर्णोद्धार जो हुआ है उसकी वजह से, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की वजह से इनके नाम की हमें वोट मिल जाएंगी, तो लोगों ने उस चीज़ को इस इलेक्शन में पूरी तरह से नकार दिया है। फैज़ाबाद लोकसभा जो है, जिसके अंदर अयोध्या है, जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, और वाराणसी है, फैज़ाबाद में तो हार ही गए, और सिर्फ फैज़ाबाद नहीं, उसके भी आसपास की 4-5 सीट जितनी हैं वो सारी हारी है बीजेपी। तो ये चीज़ें एक आईना दिखाती हैं कि आप इस तरह के भावनात्मक मुद्दों पे एक बार या दो बार या जैसे भी है, आप शायद उसके साथ राजनीति कर सकते हैं और उसका आप राजनीतिक लाभ भी उठा सकते हैं, लेकिन अंत में तो लोगों के जो रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं उनके, चाहे बेरोज़गारी है सबसे बड़ा मुद्दा, उसके अलावा महंगाई है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन पे जब तक आप ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ ये सोच के कि क्योंकि पूरा प्रचार तंत्र हमारे काबू में है और हम अपनी सारी असफलताओं को छुपाकर और सिर्फ कुछ चीज़ें लोगों को दिखाकर उसको मुद्दा बनाकर हम चुनाव जीत सकते हैं, तो उस चीज़ को लोगों ने इस बार पूरी तरह से नकार दिया। क्षेत्रीय दल जो रहे लोकसभा चुनाव में अपनी विशेष भूमिका नहीं निभा पाए इस बार, तो क्या विधानसभा चुनाव में लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? किस तरीके से देखते हैं क्षेत्रीय दलों? नहीं, क्षेत्रीय दल आप हरियाणा की बात कर रहे हो? हरियाणा, क्योंकि देश में तो जेजेपी इनेलो हाँ, क्योंकि देश में तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत ही, और उनकी जो परफॉर्मेंस थी इलेक्शन में बहुत बेहतर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो आपका तेलुगु देशम हो, डीएमके की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो और उसके अलावा महाराष्ट्र में जो दल हैं, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली हो, चाहे शरद पवार जी की एनसीपी हो, लेकिन हाँ, हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा में तो संकेत नहीं, अब तो संकेत से कहीं आगे की बात हो चुकी है। हरियाणा में फ़िलहाल, मैं लंबी बात नहीं करता, लेकिन हरियाणा में फ़िलहाल क्षेत्रीय दलों के लिए कोई स्थान मुझे नहीं लगता बचा हुआ है, क्योंकि छोटा प्रदेश है। हमारे प्रदेश की राजनीति हमेशा एक राष्ट्रीय दल जो कांग्रेस होता था और क्षेत्रीय दल, उसके बीच में चलती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी का जो उभार हुआ है उसके बाद से जो दो राष्ट्रीय दलों का आमना सामना हो गया है, कांग्रेस और बीजेपी के रूप में, तो मुझे नहीं लगता किसी क्षेत्रीय दल की फ़िलहाल कुछ भी संभावना बनती है किसी भी तरह की। और उसका नतीजा जो आपका ये लोकसभा का चुनाव था, जिन क्षेत्रीय दलों का आप जिक्र कर रहे हैं, एक क्षेत्रीय दल जो सरकार में रहे 4.5 साल 4.5 साल तक, उप मुख्यमंत्री का पद भी उसी दल को मिला हुआ था, उनको मात्र 0.87% वोट मिला है, मतलब 1% भी वोट नहीं मिला। और जो दूसरी पार्टी जिससे निकलकर इस दल का, जेजेपी की उत्पत्ति हुई थी, इंडियन नेशनल लोकदल, उनको मात्र 1.74% वोट मिला है। तो दोनों को यदि आप इकट्ठा भी कर लो तो 2.5% वोट में वो सिमट चुके हैं। और जिस तरह का ख़ास तौर पे पिछले 3-4 साल से जो हालात प्रदेश में बने हैं, उससे तो ये चीज़ स्पष्ट है कि क्षेत्रीय दल का फिलहाल यहाँ कोई स्थान नहीं। राज्यसभा चुनाव एक सीट को लेकर हरियाणा की बात करें तो उसमें ऐसे में विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए, किस पूरे विपक्ष को, या कांग्रेस पार्टी सक्षम अकेले इस तरीके से मानते हैं? नहीं, सक्षम, देखिए राज्यसभा है नंबर्स गेम, किसके पास कितने एमएलए हैं उस हिसाब से। और ये वाली जो राज्यसभा का जो चुनाव है, ये वो वाला चुनाव नहीं है जब आपको 1/3 वोट चाहिए या जैसे भी है। इसमें तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है। जो 2 साल की जो टर्म बची हुई है दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा में जाने के बाद और राज्यसभा से जो उन्होंने इस्तीफा जो दिया है, तो वो एक सीधी इकलौती सीट का चुनाव है। उसमें तो जिसके ज़्यादा एमएलए हैं या जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगी वो निर्वाचित उसमें हो जाएगा। लेकिन विपक्ष को एक, मैं तो ये कहूँगा, स्वर्णिम अवसर मिला है, क्योंकि वो एक तरफ मैंने अखबार में ही पढ़ा था कि बातचीत कुछ ऐसी हो रही है कि शायद सरकार को हटाने की मांग या राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग या अविश्वास प्रस्ताव की मांग, उस तरह का कुछ है। लेकिन ये मौका तो सामने है बिल्कुल कि राज्यसभा का जो चुनाव है, यदि आप उसमें प्रयास करके और ज़रूरत पड़े तो जो और विपक्ष के जो दल हैं उनको इकट्ठा करके यदि आप बीजेपी को उसमें राज्यसभा के चुनाव में यदि हरा सकें
तो वो अविश्वास प्रस्ताव के बराबर का ही काम हो जाएगा। उसके बाद सरकार का कोई क्या कहें, मतलब उनकी कोई सैंक्टिटी नहीं बचेगी सरकार बने रहने के लिए। जी, जैसे आपने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव, इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या एनडीए की सरकार है जो बनी है, तो ऐसे में लंबा चल पाएगी सरकार? क्योंकि जो गठबंधन हो जाता है तब कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते हैं, तो क्या समझौते करके लंबा चल सकते हैं? नहीं, देखिए, वैसे तो गठबंधन की सरकार 1989 से लेके और 2014 तक करीब 25 साल चली हैं, और उनमें से कई सरकारें तो बहुत कामयाब थी। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, जो 5 साल 2 टर्म्स उन्होंने की 2004 से 2014 तक। यदि आप अर्थव्यवस्था की बात करें या और किसी भी पैमाने पर देखें तो बड़ी कामयाब सरकार थी। उसी तरह से जो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, हालांकि वो गठबंधन की सरकार उस तरह से तो नहीं थी, लेकिन वो अल्पमत की सरकार थी, कांग्रेस का बहुमत नहीं था। कुछ दलों ने बाहर से उसको साथ दिया था, वो भी बड़ी कामयाब सरकार रही थी। ख़ास तौर पे यदि आप उसको उस परिवेश में देखें कि जो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था में जो बदलाव लाए गए 1991 के बाद, वो एक अल्पमत की जो सरकार थी उसकी देखरेख में आए। तो कोalition गवर्नमेंट्स चलती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, गिरती भी बहुत हैं, विखंडन होने की पूरी संभावना बनी रहती है। और ख़ास तौर पे बीजेपी का जो असली एजेंडा है, जो उन्होंने ख़ास तौर पे पिछले 5 साल में जो इम्प्लीमेंट किया, मोदी जी की जो दूसरी सरकार थी, दूसरी टर्म थी 2019 से 24 तक वाली, उसी तरह के मुद्दे, क्योंकि अभी कुछ और मुद्दे भी हैं जिसको वो लेकर आने के प्रयास में थे, उसी तरह के मुद्दों को लेकर यदि वो सरकार चलाने का प्रयास करेंगे, तो मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि जो उनके सहयोगी दल हैं सरकार में, उनके लिए वो बहुत सिर्फ सहज नहीं, बहुत कठिन समय होगा, और उसके ऊपर आके ज़रूर गठबंधन की सरकार का जो अस्तित्व है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। भाजपा भी रोड मैप तैयार कर रही है 90 दिन का, तो ऐसे में किस तरीके का फ़ायदा उनको हो सकता है, किस तरीके से? रोड मैप देखिए, अब हरियाणा में तो भाजपा के हाथ से बात निकल चुकी है। अब वो रोड मैप तो वो है कि मरे हुए सांप की आप पूंछ पे लठ मारते रहिए, अब तो वो स्थिति है। और ये स्थिति हम उनको पिछले, जब हम पार्टी में थे, 1.5-2 साल से अवगत कराने लग रहे थे। सिर्फ उसमें ये नहीं था कि जेजेपी के साथ गठबंधन जो था वो सिर्फ वो एक चीज़ थी जो घातक थी, उसके अलावा जो ये पॉलिसीज़ लेके आए हुए थे और जिनको पूरी शिद्दत के साथ ये लागू करना चाहते थे, लोगों में जो नाराज़गी थी उसका कोई उन्होंने समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात थी, चाहे जितने भी हमारे ये जो सरपंच जो बने हुए हैं उनके अधिकारों की बात थी, उनको जिस प्रकार से एक गुरूर में, एक घमंड में अनसुना किया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, और हम इसके बावजूद भी हम सरकार धड़ल्ले से चलाएंगे, तो वो उनका रवैया रहा है। तो अब आखिरी के 3 महीने में अगर वो कुछ करके ये सोचें कि लोगों का मन बदल देंगे, तो वो मन जो था वो तो बन चुका। लोकसभा का जो चुनाव था वो उसकी पहली कड़ी थी, और असेंबली तक आते आते ये नतीजा जो अभी आपको लोकसभा के चुनाव में दिखा है, ये और आगे बढ़ेगा। अभी तो ये दिखता है कि कांग्रेस और आप की मिला के 46 सीट हैं, 90 में से 44 बीजेपी की हैं, 5-5 लोकसभा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आई हैं। लेकिन इसमें बीजेपी की सीटें आने में एक बहुत बड़ी भूमिका, कुछ ही कह लीजिए, मोदी जी के नाम की रही है। लेकिन असेंबली में मोदी जी के नाम का कोई वोट नहीं होगा। वो उस धरातल पर जब आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी को आज के दिन और आने वाले 3 महीने में और फिर जो चुनाव आएगा उसमें जो भयंकर विरोध का सामना करना पड़ेगा वो सबके सामने होगा। आप 2019 का भी यदि चुनाव देखें, बीजेपी 10 की 10 लोकसभा जीती थी, और उस 10 लोकसभा जब वो जीती थी उनमें शायद 78 सीटों पे, असेंबली सीटों पे वो आगे थी उन 10 लोकसभा जब 10 की 10 जीती थी। लेकिन 3 महीने बाद, 4 महीने बाद यही विधानसभा का जब चुनाव आया था, वही 78 की संख्या जो है वो घट के 40 पे आ गई थी। तो अब तो वैसे ही 44 आई हुई हैं, 44 से कितना नीचे जाएंगे ये आपको असेंबली के चुनाव जब भी आएंगे
चाहे वो 2 महीने में हो, 4 महीने में, सबके सामने हो। मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है, कहते हैं कि संविधान बदलने के नाम के एक अफवाह फैलाकर कांग्रेस पार्टी वालों ने या विपक्ष वालों ने एक मुद्दा बना दिया और हम इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर तक जाएंगे और ये जो हमारे तरफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं इनके ऊपर हम काबू पाएंगे। उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको जो भी सामर्थ्य मिला है, जो शक्ति मिली है, वो संविधान से मिली हुई है। तो यदि उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई इस चुनाव में कि संविधान को खतरा है, संविधान को बदला जा सकता है, जिसमें उनका हित जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में उनको मिला है, उसके ऊपर यदि सीधा सीधा कुठाराघात होने की संभावना है, यदि उसका ये और प्रचार करेंगे तो वो जो भावना है लोगों की वो और ज़्यादा मुखर होगी और ज़्यादा प्रबल होगी। तो ये अगर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो इनका स्वागत है, क्योंकि इस चुनाव से इनको ये सबक सीख लेना चाहिए कि संविधान और संविधान का जिक्र रहने दें, क्योंकि लोगों के मन में जो शंका है बीजेपी की नीयत के बारे में और जो संघ की जो मूल विचारधारा है उसके बारे में, उससे सभी वाकिफ़ हैं। तो इस तरह की बात को यदि वो सोचते हैं कि हम दोबारा लोगों में जाके लोगों को समझा पाएंगे तो ये उनके लिए खुद आत्मघाती साबित होगा। जी, हमारे साथ पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह थे जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ भी कर दिया कि आज जो कांग्रेस पार्टी है वो सशक्त है और भाजपा को उनकी नीतियों के कारण जो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति देखने को मिली और जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को भी इफेक्ट करेंगे। जिनसे हरियाणा तक के लिए प्रदीप शोकंद।